हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं फ्लाइंग ऐश के बारे में, या जिसको फ्लाई ऐश भी बोल सकते हो आप। देखो, फ्लाई ऐश का कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मुझे एक चीज़ का आंसर दो। चलो एक कहानी से शुरू करता हूं मैं इसको। नोएडा में अभी पिछले साल की बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ट्विन टावर्स की कंट्रोवर्सी हुई थी। डायनामाइट लगा के उड़ा दिया गया था उन बिल्डिंग को, सुना था? नोएडा की बात है आई थिंक, इफ आई नॉट रॉन्ग। दो टावर्स थे, ट्विन टावर्स थे, कंट्रोवर्सी हुई थी, डायनामाइट लगा के फिर उनको उड़ा दिया गया था कोर्ट के ऑर्डर के बाद, है ना। जब वो वीडियो रिलीज हुई थी, लोग अपनी अपनी बालकनी से उसको शूट कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। तो मुझे क्या बताओ, लोगों ने क्या करा था अपने घर के आगे? बड़ी बड़ी लंबी लंबी पॉलीथीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, मतलब आप समझ गए, वो उसको लटका लिया था ताकि घर गंदा ना हो, हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो बिल्डिंग पूरी की पूरी जो थी, जो टावर्स थे, वो मिट्टी में मिल गए, जब वो गिर रहे होंगे या जब वो गिरे, बड़ी सारी जो रेत थी या डस्ट पार्टिकल से इधर उधर उड़ रहा होगा। एक टाइम पर आने के बाद ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह या जो भी था, ये कुल मिलाकर जमीन पे ऐसे बिछ गया होगा, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो पूरी की पूरी ये जो धूल थी, मिट्टी थी, धूल पे बेसिकली मिट्टी तो कहेंगे नहीं, धूल जो पूरी की पूरी थी, क्या इसको किसी प्रकार से यूज करा जा सकता है? सबसे पहले इस चीज का आंसर दो। बोलो भाई, किस में यूज करा जा सकता है? और रोड बिछाने में बहुत काम आ सकता है ये। जो डांबर प्रिपेयर करते हैं ना लोग, काला वाला जो रोड पे जो बिछता है, चारकोल, उसके साथ जो मोटार, चारकोल, ये जो सब कुछ होता है, मिक्सचर जो होता है, इसको वो बिछाने काम आ सकता है। किसी भी स्ट्रक्चर को टाइट बनाने में बहुत काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूं मैं, जहां पर चूने मिट्टी का काम हो ना, उसमें इस ऐश को मिला दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल चूने मिट्टी का काम, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, रेड फोर्ट की कोई एक ईंट है वो टूट रही है, कुतुब मीनार का कुछ स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, ताजमहल में कोई चीज़ हो रही है ऐसी मरम्मत, बेसिकली अगर जहाँ पर चल रही है ना, किसी भी स्टोन की, पत्थर की, मार्बल की, वहाँ पर ये काम आ सकता है। यानी कि ये फ्लाइंग ऐश आस पास वातावरण में हमारे उड़ता रहता है, लेकिन अगर ये ज़मीन पे ठहर जाए तो क्या हमारे काम की चीज़ है कि नहीं है? बताओ। बिल्कुल है। अब ये फ्लाइंग ऐश जो होता है, ये ना ज़्यादातर इस फॉर्मेट के अंदर उड़ता है। आजकल जो ज़्यादातर उड़ने लगा है रिसेंट ईयर्स के अंदर, किस फॉर्मेट के अंदर? कार्बन सूट पार्टिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब ये कार्बन सूट पार्टिकल्स पैदा ही कैसे होते हैं? ये पैदा होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की मदद से या उनकी वजह से, राइट। तो अब दिक्कत वाली बात क्या है, देखो जरा आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करो। एंटार्क्टिका जो है वो कंट्री है कि कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री है कि कॉन्टिनेंट है? बोथ। एंटार्क्टिका जो है वहां कौन रहता है हरनीत? हाँ, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का पूरा पूरा खानदान, ठीक है, पेंगुइन्स। तो जो यहां पर दिक्कत क्या है, दुनिया में इंसान जो भी प्रक्रिया, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, उसका परिणाम बेचारा एंटार्क्टिका को हर बार भोगना पड़ता है।
जब हम छोटे थे तो एनसीईआरटी के अंदर एक चीज़ पढ़ते थे श्रेया, ओजोन होल डेवलप हो गया भाई साहब अंटार्कटिका के ऊपर, बड़ी खतरनाक वाली बात है ये, है ना, खतरनाक बात है, इससे की वजह से ग्लेशियर पिघलेगा, सी लेवल राइज होगा, बड़े सारे आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगे। धीरे धीरे देखते दिखाते वो 5 साल पहले भर गया वो पूरा का पूरा। अब यहाँ पर एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। एंटार्क्टिका की आइस में एक एविडेंस मिला है इंडस्ट्रियल फ्लाई ऐश का, कुल मिलाकर इन कार्बन सूट पार्टिकल्स का, या कुछ भी आप ये कह लो, ये जो रेत है इस सब का, ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? बताओ, वहां पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है क्या? नहीं। लेकिन क्या आगरा की किसी रिफाइनरी से निकलने वाला कार्बन सूट का पार्टिकल अपनी मर्यादा जानता है क्या शरिया कि उसको कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना आसमान में? नहीं ना। आप सिगार पी रहे हो शरिया बालकनी में बैठ के, कि जिंदगी हो तो स्मगलर जैसी, सारी दुनिया राख की तरह नीचे और खुद धुएं की तरह ऊपर। अब वो जानता है क्या सिगरेट का धुआं कि कहां तक जाना है उसको, कि सर पंजाब तक घूमना है, गुरुग्राम तक घूमना है, दिल्ली तक घूमना है, इंडिया तक घूमना है, या बाहर भी जा सकता है, हर जगह जा सकता है ना। अब यहां पर ये एविडेंसेस कैसे मिले होंगे? दुनिया में जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, दुनिया में जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है वो इस कदर बढ़ गई है कि एंटार्क्टिका तक उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब दिक्कत क्या है? अगर एंटार्क्टिका में इसके एविडेंस मिल रहे हैं तो वाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न? एंटार्क्टिका में क्या है? वो तो लवासना में भी मिल जाएगी आइस, चुस्की का गोला ही खाना है तो वहां पर भी खा लेना। दिक्कत क्या है यहां पर इन आइस में? वो चलो ठीक है, वो फालतू बात है कि सी लेवल बढ़ेगा, वो चलो ठीक है, वो कंसर्न है, वो तो हमेशा से लगा ही रहेगा। यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है, ये प्रॉपर तरीके से एक ह्यूज मास ऑफ क्रायोस्फीयर है। बताया था ना कुणाल के बारे में मैंने, क्रायो जो ठंडी वाली लेयर होती है ना श्रेया, यूपीएससी 2018 में इसका मेंस का क्वेश्चन भी आया था। और क्रायोस्फीयर के अंदर किस प्रकार का पानी होता है? फ्रेश, जनरली फ्रेश, जरूरी नहीं है कि हर जगह का बर्फ जो है वो वैसी हो, लेकिन फिर भी फ्रेश हो। हाँ, सलाइन होगी भी ना तो वो बर्फ नहीं होगी। नमक क्या करता है? बर्फ को पिघला देता है। हमने पढ़ा था ना यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग क्या करते हैं, बाहर जब निकलते हैं एक बॉटल रखते हैं अपने साथ और वो नमक को छिड़काते हुए गिरते जाते हैं ताकि वो बर्फ साइड कर सके आराम से। अब फ्लाइंग ऐश के अंदर एक कंपोनेंट होता है, आने वाले सालों के अंदर इस प्रकार के जो टर्म्स हैं उल्टे सीधे यूपीएससी को प्रीलिम्स के अंदर पूछना बहुत पसंद है। SCP ये क्या है? ये एक इन्वेसिव स्पीशीज़ है, ये कुछ वाटर के अंदर मिलने वाला कोई मॉलिक्यूल है क्या है, या किसी रोबोट के अंदर कोई चीज़ यूज़ होती है, कोई रॉकेट के अंदर ही कोई फ्यूल यूज़ होता है, क्या है ये? तो आपको याद रखना चाहिए, हम एक कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं फ्लाइंग ऐश का, नाम है इसका SCP, स्फेरोइडल कार्बोनेशियस पार्टिकल्स। स्फेरिकल शेप होती है ना, उसी से डिराइव है। बहुत छोटे माइन्यूट तरीके से नेकेड आई से ना दिखने वाले स्फेरिकल शेप के कुछ ये कार्बोनियस पार्टिकल्स होते हैं। ये जो कार्बोनेशियस पार्टिकल्स जो लिखा हुआ है मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया ना, कार्बन सूट, इस फॉर्मेट के अंदर इनको आइडेंटिफाई करा गया रिसर्चर्स के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन एंटार्क्टिक आइस कोर। और अब ये स्टडी सामने आई है, ये आज के नहीं है, दे आर डेटेड बैक टू 1936। ये उस टाइम से यहां पर बर्फ के अंदर आज जाके मिले हैं। तो उस टाइम पर 1936 में 1930s में से क्या प्रक्रिया चल रही थी जिसकी वजह से यहां पर आ गए? वो तो चलो ठीक है। सबसे पहली बात, उससे पहले ये कहो भाई, मास प्रोडक्शन हो रही थी, क्यों? इट वॉज एन एरा, वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 था,
एंड अब कह सकते हो मैं वो वाली बात, आप मास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हो रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज की बात है। अब ये एससीपी किसने करे होंगे, इंसानों ने या फिर ऊपर से कुदरत अपने आप फेंक रही है? इसी की वजह से तो यहां पर ये जो है राइटर आपको ये भी बात बोल रहा है, ये जो स्फेरॉइडल कार्बोनेशियस पार्टिकल जो है एससीपी जो है, जो कि एक फ्लाइंग एश का कंपोनेंट होता है, दे हैव नो अदर एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल सोर्सेज अदर देन फॉसल फ्यूल कंबशन। किसके जलने की वजह से यहाँ पर ये हुआ? फॉसल फ्यूल्स, है ना। एंड फॉसल फ्यूल की कंबंशन जो है वो कब होती है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है। फ्लाई ऐश एक फाइन पार्टिकल होता है और सारे पार्टिकल्स को कंबाइन करो तो आपको वो पाउडर की फॉर्म में दिखेगा, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है जनरली जब आप कोयले को जलाते हो इन थर्मल पावर स्टेशंस। अब ये ऐसा क्यों नहीं लिख रखा? वैसे देखो एक बार मैं बता दूं, फ्लाई ऐश को अगर आप वैसे भी जला, मतलब कोयले को अगर आप वैसे भी जलाते हो तब भी फ्लाई ऐश प्रोड्यूस होगा। जो राख बच जाती है ना, वो भी एक फ्लाइंग ऐश ही है। मैंने एक बारी लाइव कोयला जलाकर दिखाया था एनवायरनमेंट की क्लास के अंदर, आपको याद हो अगर तो, वीडियो के अंदर, सर्दियों में, है ना। मैं कुछ चीज़ समझा रहा था आपको, कोई साइकिल समझा रहा था, आई थिंक कार्बन साइकिल या समथिंग, ठीक है। तो देखना उस वीडियो को, आपको पता लगेगा क्या है सारा मामला। अंगीठी ना, है ना। तो फ्लाई ऐश जो है वो फाइन पाउडर है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है जब आप कोल को बर्न कर देते हो इन थर्मल पावर स्टेशन, इसलिए लिखा हुआ है। थर्मल पावर स्टेशन के अंदर कोयला पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा। हमारा जो कोयला होता है, हम जैसे तंदूरी चाप बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, कोई रोल्स बना रहे हैं, आप में से कुछ हरामखोर लोग होंगे जो चिकन बनाते होंगे तंदूरी, तो वो बेसिकली क्या होता है कि जो कोयला है वो कुछ ना कुछ आपका बच जाएगा, आप उसको बुझा दोगे, कुछ भी हो जाओगे तो उसमें थोड़ी राख होगी, थोड़ा कोयला होगा, कुछ भी होगा। लेकिन थर्मल पावर स्टेशन के अंदर पूरी तरीके से कोयला जो है वो जल जाता है, वो क्या कहते हैं, उसका कंबशन हो जाता है। अब देखो, हम लोग ज्योग्राफी की बुक्स में बचपन से एक चीज़ पढ़ते हैं, आप जानते होंगे, भारत के अंदर जो मिलने वाला जो कोयला होता है वो काफ़ी लो ग्रेड का होता है। ऐसा क्यों, बताओ, ऐसा क्यों लो ग्रेड का क्यों है हमारे देश के अंदर कोयला? क्यों नहीं मिलता कहीं से हमारे देश के अंदर अच्छा कोयला? कोयला ये भी बता दो बनता कैसे? काफ़ी बार बता चुका हूँ। जब पूरा का पूरा एक ट्री वाला एरिया या पूरा का पूरा अगर फॉरेस्ट अगर ज़मीन के अंदर सबमर्ज हो जाए और काफ़ी टाइम तक अगर वो ज़मीन के अंदर रहे, क्रस्ट के अंदर रहे, तो ड्यू टू वेरियस फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोल, है ना। अब मुझे बताओ, भारत के अंदर मिलने वाला कोयला इतनी लो ग्रेड का क्यों होता है श्रेया? क्योंकि ये जो प्रक्रिया हुई ना, जंगल जो नीचे गया, मतलब धरती के अंदर, या कोई भी पेड़ पौधे गए, हमारे देश के अंदर ये प्रक्रिया रीसेंट ईयर्स की है। अब वो अलग बात है कि ज्योग्राफी के अंदर रीसेंट ईयर्स भी 1000-2000 साल के होते हैं। बाकी कंट्रीज के अंदर ये प्रक्रिया बहुत पुरानी है। तो यानी कि जब फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल समझना, एक आम के पेड़ की लकड़ी है, वो ज़मीन के अंदर दफन है और वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ज़्यादा अच्छा कोयला किसका मिलेगा हमें? जो 500 साल पहले दफन हुई हो या 5000 साल पहले दफन हुई हो। जो ये इंडियन कोल है ये काफ़ी लो ग्रेड का इसलिए क्योंकि, हाँ आपने क्या बोला, 5000 साल पहले जो मिलेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यानी कि हमारे देश के अंदर, अब बता दो, लो ग्रेड का कोयला क्यों मिलता है? ज़्यादा पुराना नहीं है हमारा जो कोयला है, जो ज़मीन के अंदर जो सबमर्ज हुए थे फॉरेस्ट पेड़ वगैरह, जिससे भी वो कन्वर्ट होकर जो बना, वो ज़्यादा पुराना नहीं है। हम मेजरली कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं कोयला? नहीं, और ऑस्ट्रेलिया से तो कम आता है ज़्यादा। अरे नहीं, चाइना कम बेचेगा, रशिया, ठीक है। जो इंडियन कोल है ये काफ़ी लो ग्रेड का है विद ऐश कंटेंट ऑफ 30 to 45% इन कंपैरिजन टू इंपोर्टेड कोल, ठीक है। ऐश कंटेंट जो है उनके अंदर 10 से 15% होता है।
यहाँ से एक नॉलेज वाली चीज़ मिली आज हमें हरनीत, वो ये मिली है, देख रहे हो कुणाल, काम की। एग्जामिनर ये इस चीज़ में भी ट्रैप कर सकते हैं इस कंसेप्ट में हमें, और ये ज्योग्राफी की बुक्स में जनरली गिवन ही नहीं होता श्रेया। क्या है ये मयूर? जिन कोयले के अंदर ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो कैसी क्वालिटी के होंगे और कम होगा तो कैसी क्वालिटी के होंगे। ये हमारे कोयले को क्या बोल रहा है, भारत के कोयले को लो ग्रेड का। ऐश कंटेंट ज़्यादा बता रहा है कम बता रहा है? ज़्यादा बता रहा है, यानी कि उसके अंदर जलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आप खुद सोचो, मैं आपको राख ज़्यादा दूं और कोयले के 2 टुकड़े दे दूं, और दूसरी चीज़ पर मैं आपको सिर्फ कोयले के टुकड़े दूं, राख जब जलेगा वो तब बन जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे आपके तंदूरी चाप किस में बनेंगे? जब राख बिल्कुल ना आपके पास पूरे पूरे कोयले हो। ऐश कंटेंट ज़्यादा है, 45% तक जाता है, और इंपोर्टेड कोल के अंदर 10 से 15%। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं क्या, 3 चीज़ें निकल कर आती हैं। देखो, जो भी कोयला फ्रेश बना होगा वो लो क्वालिटी का होगा, एंड उसके अंदर ऐश कंटेंट ज्यादा होगा। हो गया 3 कंसेप्ट ये क्लियर? बोलो आगे, ये याद रखना प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक्स में एक साथ आपको ये जगह एक साथ ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। फ्लाई ऐश डिस्पोजल जो है, अब हमें इसको डिस्पोज ऑफ भी तो करना है, वरना आपको पता है खतरनाक भी होता है। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो सांसें लेते हैं ना, हमारी ब्रीदिंग के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू, ये छाती में लंग्स में एंटर करके ना, ये लंग्स की काफ़ी सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अस्थमा वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है इनसे, एंड लंग्स के अंदर जो स्पेसेस हैं, जो एयर वैक्यूल्स हैं, उसके अंदर जगह बनाकर बहुत सारी समस्या को ये कहते हैं पैदा कर सकते हैं फ्लाइंग ऐश। फ्लाइंग ऐश डिस्पोजल नॉट ओनली रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बट इसकी वजह से एयर और वाटर भी पॉल्यूट होता है, क्योंकि जहाँ पर आप डिस्पोज करोगे, ज़मीन में डालोगे, पानी में डालोगे, दोनों चीज़ें खराब हो जाएंगी। एंड इसके अंदर दिक्कत वाली बात क्या है, ये इतनी खतरनाक या जहरीली चीज़ क्यों है? इसके अंदर कौन सा मेजर कंटेंट है? वेरी गुड, कार्बन। ठीक है, इट रिजेंबल्स पोर्टलैंड सीमेंट, बट ये केमिकली डिफरेंट होता है। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है मैं दिखा दूँ। नॉर्मल सीमेंट वही है, नाम बस चोचलेबाजी वाले हैं। क्या हो गया इसको? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, नाम बस चोचलेबाजी वाला है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट जो है अंबुजा सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये वही है, ऐसे ही लगता है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, सेम है बिल्कुल, सही है ना? अब आ जाओ, केमिकली डिफरेंट है। फ्लाइंग ऐश ज़्यादा टॉक्सिक होता है ड्यू टू ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अच्छा मुझे क्या बताओ, ये सीमेंट के अंदर तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि उसके अंदर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मिलते होंगे, लेकिन इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स जो है ऑर्गेनिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिक वर्ड तो साइंस के अकॉर्डिंग मैं वही चीज़ समझता हूँ जिसके अंदर कोई ना कोई मरे हुए जीव जंतु हो या उनसे बना हो। तो ये फ्लाइंग ऐश को के अंदर ऐसा क्यों बोला गया है? टॉक्सिक है, चलो वो चीज़ समझ में आ गई, लेकिन वाई दिस वर्ड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट? अरे भाई इसके रूट पे जाओ ना, किससे बना है? कोयले से, है ना? और कोयला कैसे होता है? कोयला एक प्रकार का क्या है? पेड़ों वगैरह से या किसी की चीज़ के दफन होने की वजह से वो जिंदा चीज़ें होती हैं, दफन हो गया, बन गया ऑर्गेनिक, जला वो कोयला बनकर, उसका जो ये जो रेसिड्यू बचा, यही तो फ्लाइंग ऐश है। तो इसके अंदर भी जो पॉल्यूटेंट हुआ वो ऑर्गेनिक नहीं हुआ क्या? और इसके अंदर कुछ हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी बताता हूँ, अगला पार्ट वही है, कॉम्पोजिशन। अच्छे खासे अमाउंट के अंदर इसके अंदर हमें ऑक्साइड्स मिलते हैं, सिलिका के, एल्यूमिनियम के और कैल्शियम के। अब इसका मतलब ये भी नहीं है चला रोज दूध में घोल के पीने लगो इसको, ठीक है? ये टॉक्सिक होता है, क्योंकि आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड एक्सेट्रा इन ट्रेस कंसंट्रेशन, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है? सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम और लेड कम अमाउंट के अंदर।
लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप मिक्स कर दो, यू कैन इमेजिन कितनी टॉक्सिसिटी के साथ अगर ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, एंड इसी की वजह से पता है आपको, ये जो उड़ता रहता है ना शहरों के अंदर, मयूर आपने सुना होगा एक डेटा कि अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, ऐसा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनकी एज ना एज कम्पेयर टू गाँव के अंदर या सेमी अर्बन एरिया के अंदर रहने वाले लोगों से 10-10 साल कम होती चली जा रही है। स्पेशली दिल्ली में रहने वाले लोगों की एज सबसे कम है इन पूरे इंडिया। ये सब क्योंकि एंटर करता है डेली। ये चीज़ जितना जल्दी हो सके आप लोग सिलेक्शंस लेकर लवास ना जाओ, दिल्ली छोड़ दो। यूजेस ऑफ फ्लाई ऐश एग्रीकल्चर के अंदर, इट इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड सॉइल एरेशन, यानी कि मिलाना कहाँ है इसको, गांव के तालाब में। अरे नहीं, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, अभी कहाँ मिलाना है, गांव के तालाब में मिट्टी के साथ, जब खेत की जुताई हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब सीमेंट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ईंटें वगैरह बना रहे हो, तब उसमें मिक्स कर दो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे एंड कम से कम ये कहीं ना कहीं नालायक काम आएगा। गवर्नमेंट के मेजर्स हैं, एक मोबाइल ऐप ऐश मैनेजमेंट के लिए सरकार ने डेवलप करी है, ऐश ट्रैक। श्रेया आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना इसे। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंडेटरी यूज ऑफ फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। सरकार ने ये बोल रखा है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर जिसके अंदर कोई ऐसा काम हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है जो कि सरकार की साइड से हो रही है अर्पित, ठीक है, वहाँ पर फ्लाई ऐश को या फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना अनिवार्य है, मस्ट है। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गाँव में जब सड़कें बनेंगी तो ये फ्लाई ऐश पक्का यूज़ होगी ही होगी। एंड महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2016 के अंदर। ये महाराष्ट्र वाली बात याद रखना। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।